नमस्कार मित्रों, मैं प्रथम सिंह राजपुरोहित, डायरेक्टर ऑफ त्रिनेत्र क्लासेस। त्रिनेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज भगवान महादेव जी का दिन है, महाशिवरात्रि के दिन अपन यूट्यूब पे एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अपन साइंस के एमसीक्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम 10वीं और उसी के साथ में आप जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान में रखते हुए अपन ने डिजाइन किए हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जो पहला प्रश्न अपना ये है, पहला प्रश्न है कि किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो पहला तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो प्रश्न करवाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको प्रश्न पढ़ के उसका आंसर बताऊं। जब तक पूरा प्रश्न आपको समझ में नहीं आए, वो टॉपिक समझ में नहीं आए, तब तक वो कोई काम का नहीं है। तो पहला प्रश्न क्या है आपका कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है। तो पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस क्या होता है। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी क्या होती है। उसके बाद में अपन बता पाएंगे कि धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है या अनंत होती है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो किनारों से पतला होता है और बीच में से क्या होता है, मोटा होता है। यानी इस प्रकार का जो लेंस होता है, किनारों से तो कैसा होता है, पतला होता है, और बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। तो इस प्रकार के लेंस को अपन क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अब ये जो उत्तल लेंस है, ये एक गोलीय लेंस के प्रकार। जब दो गोलीय लेंस को आपस में मिलाया जाता है तो एक उत्तल लेंस बनता है। इसकी दोनों सतह कैसी होती है, परावर्तक होती है, यानी दोनों सतहों के बीच में आर पार आप देख सकते हैं। अब यहां पर बात करें, इसके जो बीच का जो केंद्र होता है, इससे कहते हैं मुख्य बिंदु। सारी बात, इसे ध्रुव भी कह सकते हो आप, इसे पी भी कहते हैं। अब देखो, ये जो आपका गोला किस इस प्रकार जा रहा है ना, एक तो ये हो गया, एक ये देखो इधर वाला आपके इस प्रकार ये जा रहा है, जा रहा है। तो यानी ये दो गोले आपके हो गए। तो एक इस गोले का भी तो केंद्र होगा, तो ये है, और इस गोले का भी केंद्र होगा, जो इसको मैंने बोल दिया मान लो C1, तो ये हो गया आपका C2। तो ये आपका, इसको कहते हैं अपन वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। अब यहां से जो प्रकाश की किरणें आ रही है, ये प्रकाश की किरणें इस दर्पण से टकरा कर एक बिंदु पर आके क्या हो जाती है, केंद्रित हो जाती है। और उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु का क्या नाम है, इसे कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। ओके। तो जहां पर प्रकाश की किरणें एक जगह पर आके केंद्रित होती है, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। अब ये जो फोकस बिंदु है, आपके जो ध्रुव पी और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्या क्लियर है? आपको ये समझ में आ गया उत्तल लेंस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी क्या है, आपके मुख्य केंद्र, आपका जो ध्रुव है पी, और जो आपके फोकस बिंदु के बीच की दूरी होती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी प्लस में है माइनस में, पहले तो वो बात। दूसरी बात इसमें देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि तो प्रकाश की किरणें आ रही है और आकर एक जगह पर केंद्रित हो रही है। जब प्रकाश की किरणें एक जगह पर केंद्रित होती है, इसलिए उत्तल लेंस का एक और नाम है, इसलिए इसे कहते हैं अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ओके। तो इसकी फोकस दूरी इस मुख्य बिंदु से इस तरफ है। तो इसको अपन कैसे समझेंगे, सपोज करो आप 10th में आपने ग्राफ पढ़ा होगा साइंस मैथ के अंदर। तो ये एक्स अक्ष है और ये कौन सा है, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष का जो इधर वाली जो होती है डिजिट, कौन सी थी, प्लस में होती है, ये माइनस, ऊपर वाली प्लस, नीचे वाली माइनस। अब ये हो गया मुख्य बिंदु, इसको अपन बोलते हैं जीरो। अब इसकी अपन बात करें, यदि इसको अपन यहां पर लाके एक बार सेट करें कि ये चीज अपने यहां पे आ रही है, एक बार है ना, ये जो है, अब देखो इसको मेन बिंदु अपन ने मान लिया यहाँ पे। चलो एक बार देखो, ये हो गया मेन बिंदु, एक्स अक्ष हो गया। देखो ये दूरी इस तरफ आ रही है, इधर आ रही है, नहीं आ रही है। तो इधर वाली दूरी हमेशा कैसी होती है, प्लस में होती है। इसलिए आपको उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछे तो कैसी होती है, कैसी होती है, हाँ। इसी के बाद अपन यदि बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक। कैसी होती है, ऋणात्मक। और उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे होते हैं और वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक। और जो अवतल लेंस से जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सीधे होते हैं और आभासी या फिर काल्पनिक होते हैं। अब आभासी काल्पनिक का मतलब ये होता है कि उनको आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर। और बात करें उत्तल लेंस और अवतल लेंस की, तो देखो जैसे कि दो प्रकार के चश्मे बनाते हैं, एक तो दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष।
अब जिसको दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता है, उसके जो प्रश्न नंबर होते हैं वो प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, उसको पास का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख जाता है, इसलिए उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, उसमें उत्तल लेंस लगाया। और जिसको दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता लेकिन पास का स्पष्ट दिखाई देता है, उसके जो नंबर आते हैं, तो जैसे चश्मे के नंबर बनते हैं वो नेगेटिव में आते हैं, और वो उसमें कौन सा लेंस होता है, उसके अंदर जो लेंस लगता है वो लगता है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस की जो दूरी होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक, इसकी अवतल लेंस। क्लियर है, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ये प्रश्न क्लियर होना चाहिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब सीधे होंगे और कैसे होंगे, आपके आभासी होंगे। उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होंगे, उल्टे होंगे, लेकिन कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है। पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन के बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि परावर्तन के नियम क्या है। जब आप नियम और दोनों चीजों का पता लगा लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन क्या करना चाहता है, राइट ऑप्शन कौन सा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश का परावर्तन को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ परावर्तन होता है। जैसे एक मैंने यहाँ पे लिया एक समतल दर्पण, क्या लिया अपन ने, समतल दर्पण। अब ये समतल दर्पण का मतलब, दर्पण किसे कहते हैं, जिसका एक जो एक साइड होती है उसको तो आप क्या करते हो, पॉलिश कर देते हो, दूसरी साइड से आप देख सकते हो आराम से। जैसे कि आप सुबह जब तैयार होते हो तो नहाते हो धोते हो, तो आप जब बाल वगैरह चेहरा वगैरह देखते हो बाल सही करने के लिए, तो वो आपका कौन सा होता है, दर्पण। जैसे समतल दर्पण, प्लेन मिरर कहते हैं। अब इसके जो एक तरफ से जो दर्पण होता है, ये जो दर्पण है, इस दर्पण के एक तरफ क्या कहते हैं, इससे ऊपर लेप किया जाता है, और वो लेप किसका होता है, वो लेप आपके होता है पारा, या किसका होता है, एल्यूमिनियम। किसका हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, या किसका हो सकता है, AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट का क्या हो सकता है, आपके इसके ऊपर क्या हो सकता है, लेप किया हुआ हो। परावर्तन क्या होता है, तो परावर्तन नहीं होता है, परावर्तन एक वायुमंडल की महत्वपूर्ण घटना है प्रकाश। यदि परावर्तन नहीं होता तो अपन किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। यानी जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है और जब किसी वस्तु से टकराकर अपनी आंखों की रेटिना तक नहीं आती, तब तक अपन उस वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाते। जैसे कि अब मैं यहाँ से बाहर रोड पर मान लो बाहर कहीं कोई चीजें नहीं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब चीजें नहीं है या है, नहीं चीजें है, लेकिन वहां से जो सूर्य के प्रकाश से टकरा की किरणें जो मेरी आंखों तक आनी चाहिए वो नहीं आ रही। आप मेरे को देख पा रहे हो, इसका मतलब है कि तो प्रकाश की किरणें जो निकल रही है आपकी फोन या मोबाइल स्क्रीन से, वो वहां टकरा कर आपकी आंखों तक आ रही है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, मेरे को देख पा रहे हैं। तो देखने के लिए परावर्तन बहुत ही जरूरी है। अब होता क्या है कि जो प्रकाश की किरण होती है वो किसी माध्यम से आती है और टकरा कर जब चली जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं, परावर्तन। देखो देखो, मान लो यहाँ से किरण आ रही है, ये टकराई और टकरा कर वापिस क्या होगी, इधर चली गई, इस चीज को अपन क्या कहेंगे, परावर्तन। अब देखो, अब यहाँ पर दो तीन प्रश्न आपको समझने हैं, ये टकरा के आ रही है, जा रही है, कैसा क्या हो रहा है। जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। और आपतित किरण को लिखा जाता है आई से। किससे लिखा जाता है, आई से, ये हमेशा ध्यान। कौन सी किरण है, आपतित किरण। जब ये टकरा कर वापिस जा रही है तो टकरा कर वापिस जाने वाली किरण होती है, इस किरण को बोलते हैं परावर्तन किरण। क्या बोलते हैं इस किरण को, परावर्तन किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन किरण बोलते हैं। और जिसको आप लिखते हो आर, इसे लिखते हो आर। अब ये जो प्रकाश की आपतित किरण है, ये किरण आई और मान लो ये समतल दर्पण इसे टकराई। अब जिस बिंदु पर टकराई है उस बिंदु के लंबवत एक आभासी रेखा खींची। कौन सी रेखा खींची जाती है, आभासी रेखा खींची जाती है। तो मान लेते अपन एक आभासी रेखा खींच रहे हैं, ये एक कौन सी रेखा होगी, एक आभासी रेखा। और इस आभासी रेखा को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। तो ये कौन सी रेखा होगी है, इसका नाम क्या है, ये कौन सी है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अपन अभिलंब। लिख लेता हूं इसका नाम, ये हो गया आपका अभिलंब। और अभिलंब को लिखते हैं एन। यहाँ तक क्लियर है, आपको पता चला होगा आपतित किरण क्या होती है।
तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, टकरा कर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराती है उसके लंबवत एक आभासी रेखा खींची जाती है। तो जो अभिलंब होता है, ये अभिलंब कैसा होता है, ये आपका होता है आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी। अब लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। जैसे कि ये पूरा है तो इसके लंबवत यानी ये जो है ये कौन सा आपका लंबवत है, 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा बना, ये 90 डिग्री का एंगल बना, इसे अपन क्या कहते हैं, लंबवत। अब यहाँ पर अपन बात करें, देखो आने वाली किरण, आपतित किरण इस अभिलंब के साथ में भी एक कोण बना रही है। इस कोण को अपन लिखते हैं थीटा आई से। किससे लिखते हैं, थीटा आई से। और यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, इसको अपन लिखते हैं थीटा आर। देखो कौन कौन बना रही है, एक तो बना रही है आपकी आपतित किरण बना रही है। कौन बना रही है, आपतित किरण। तो आपतित किरण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, तो ये वाला कोण कौन सा है, इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये वाला कोण कौन सा है, तो ये परावर्तित किरण बना रही है, इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ओके, तो ये आपको एक परावर्तन के बारे में समझ में आया होगा कि परावर्तन क्या होता है। प्रकाश किरण आती है, टकरा कर वापिस चले जाते हैं। अब परावर्तन के नियम की बात करते हैं। परावर्तन के दो नियम, परावर्तन के कितने नियम हैं, इसके दो नियम हैं। अब पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते। एक ही तल में होते इसका मतलब क्या है कि वो जैसे कि मान लो ये मैंने यहाँ पे ले तो एक ही तल का मतलब ऐसे एक इधर और एक इधर, तल तीनों का एक ही होगा, उससे अपन क्या कहते हैं, एक ही तल। दूसरा नियम क्या कहता है कि इसका जो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर। यानी कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाते हुए टकरा रही है तो वापिस भी 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ही जाएगी। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर। यानी थीटा आई बराबर किसके होगा, थीटा आर के। तो यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर। लिख सकते अपन आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्या क्लियर है, किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसलिए आपको पहला ऑप्शन देखो, आई बराबर आर, ये देखने को मिल जाएगा। आई का मतलब आपतन, आपतन कोण यहाँ पे डिनोट हो रहा है, और आर का मतलब क्या हो रहा है, परावर्तन। क्या क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया तो आगे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, आगे अपने दोस्तों को भी भेजते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक किसी भी भौतिक राशियां होती है उनको मापने का जो मात्रक होता है, इकाई होती है, उसे अपन एसआई मात्रक। पहले प्रश्न ये है कि भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि। तो ये जो भौतिक राशि है, ऐसी राशियां जिनको आप क्या कर सकते हो, नाप सकते हो, तोल सकते हो, जिनका आप मापन कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, उसे अपन क्या कहते हैं, भौतिक राशि। जैसे मैंने आपको बोला आपका वजन कितना है, आपने कहा 50 किलो 60 किलो, तो आप 50-60 तो बता रहे हो, लेकिन साथ में बता रहे किलो, आप किलो में नापा। अब जैसे कि मान लो कल आपका 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे, जो आपका पूरा वीक खत्म हुआ, उस समय देखा होगा अब अलग अलग जो कपल्स वगैरह है अपने प्यार का इजहार करते थे, बोलते रहते थे कि मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, बहुत प्रेम करते। तो उसको आप ये पूछते कि कितना, क्या उस चीज को आप नाप सकते हो, नहीं नाप सकते, इसका मतलब भौतिक राशि नहीं है। तो अपन जैसे कि साइंस के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर अपन किसी प्रकार कहते हैं ना, ऐसे प्रेम, दर्द, दुख, पीड़ा, इसकी बात नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इनको आप नाप नहीं सकते। जिसको नाप नहीं सकते वो भौतिक राशि नहीं। अब भौतिक राशियों को नापने के अलग अलग तरीके, अलग अलग पद्धति, एक सीजीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, एफपीएस पद्धति है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पद्धति का यूज किया जाता है। इससे फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आधे लोग उस पद्धति, जैसे कि एमकेएस को जानते तो सीजीएस को नहीं जानते, तो सीजीएस को जानते एफपीएस में प्रॉब्लम आती है। इसलिए फिर एक संस्था का गठन किया जाता है, जिसका नाम होता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और IUPAC डिसाइड करती है, वो कहती है कि हम बताएंगे कि पूरी दुनिया में किसको किस में नापा जाएगा। उसके लिए एक सिस्टम का गठन होता है, पद्धति बनाई जाती है, उसको कहते हैं SI पद्धति, जिसका नाम है SI मात्रक। बात करें विद्युत धारा के, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर। क्या है, एम्पियर, जिसको अपन A से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, A, एम्पियर। ओके, आगे बात करें, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि विद्युत बल्ब का तंतु
किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तंतु यानी फिलामेंट। अब पहली बात है फिलामेंट होता क्या है, तो आपने देखा होगा विद्युत बल्ब, मान लो सपोज करो ये आपका एक क्या है, विद्युत बल्ब है। क्या है? विद्युत बल्ब है। इसके अंदर इस प्रकार के फिलामेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फिलामेंट्स पाए जाते हैं। तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन क्या कहते हैं? विद्युत बल्ब या फिलामेंट तंतु। ठीक है, अब आगे बात करें अपन फिलामेंट। प्रश्न है कि फिलामेंट्स किसका बना होता है? ये जो फिलामेंट्स है ये कौन सी धातु का बना होता है? देखो, जब बल्ब जलता है तो गर्मी उत्पन्न करता है, तो ये फिलामेंट पिघले नहीं, इसलिए ऐसी धातु का बनाया जाता है जिसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। अब गलनांक किसका ज्यादा होता है? जो सबसे कठोर होगी। और कठोर कौन सी होती है? टंगस्टन। तो प्रश्न पूछ ले कि सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, तो सबसे कठोर धातु होती है टंगस्टन। कौन सी होती है? टंगस्टन। अब ये जो टंगस्टन है, अब इसका जो गलनांक होता है जिसको अपन कहते हैं एमपी, मेल्टिंग पॉइंट, ये लगभग आपका होता है 3400 डिग्री के आसपास, डिग्री सेल्सियस के आसपास। जब तक इसको इतना तापमान नहीं दिया जाएगा तब तक ये पिघलेगी नहीं। यानी सबसे कठोर धातु में आता है टंगस्टन, इसलिए जो इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और आप मेरे को बताना कि विद्युत बल्ब की जो खोज है वो खोज किसने की, कमेंट सेक्शन में जाके लिखना। देखें नेक्स्ट जब क्लास लेंगे उसके अंदर आपको मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन तब तक आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि विद्युत बल्ब की खोज किसने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है कि अम्ल का पीएच मान क्या होगा। देखो, प्रश्न करने का तरीका ये नहीं कि आपको डायरेक्ट आंसर, पहले आपको प्रश्न समझना। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अम्ल क्या है, फिर ये पता होना चाहिए कि पीएच क्या है। जब ये दो चीजें आपको पता हो जाएगी तब आप बता। सबसे पहले अपन बात करें अम्ल की, अम्ल क्या है। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अम्ल क्या होता है? अम्ल यानी वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जिनका स्वाद खट्टा होता है उससे अपन क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो जो भी चीज आप खा रहे हो जो आपको खट्टी लग रही है तो उसका मतलब उसमें क्या है? अम्ल। पहली बात क्लियर। उसके बाद में जरूरी नहीं है कि सभी चीज को खाकर भी पता लगाया जा सकता है। जब आप कुछ खा नहीं रहे हो, खा नहीं सकते, उसका पता कैसे लगाओगे? तो उसके लिए किया जाता है लिटमस परीक्षण किया। कौन सा परीक्षण? इसको अपन क्या कहते हैं? लिटमस परीक्षण। और अम्ल हमेशा ध्यान रखना, नीले लिटमस को कैसे करेंगे? ये नीले को लाल कर देते। क्या कर देते हैं? लाल। इसकी आप ट्रिक याद रख सकते हो। क्या ट्रिक है? वो ट्रिक है अनिल। क्या ट्रिक है? अनिल। अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। क्लियर है? बाकी अम्ल के ऊपर अपन नेक्स्ट पूरी क्लास बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तो पूरी क्लास बनाएंगे अम्ल, क्षार, लवण और पीएच के बारे में। सब पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे क्या मेजरमेंट किया। और एक और आप पढ़ते होंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पीएच। सबसे पहले जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल की यदि खोज के बारे में पूछे, पीएच स्केल की खोज की थी जिसका नाम है SPL सोरेन। किसने की थी? SPL सोरेनसन ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। कब की थी? आपके 1909 के अंदर। अब पीएच एक ऐसा पैमाना है, पीएच एक क्या है? पैमाना है। क्या नाम? पीएच एक क्या है? पैमाना है। तो ये बताता है कोई पदार्थ कितना अम्लीय है, कितना लवणीय है और कितना क्षारीय है। क्या पीएच क्या है? पैमाना जो किसी पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताएगा कि वो अम्लीय है, लवणीय है या क्लियर है। आगे अपन बात करते हैं, पीएच की यहाँ तक समझ में आई। अब बात करते हैं, मेरा एक प्रश्न है कि पीएच स्केल में कुल कितने अंक होते हैं? पीएच स्केल में कुल कितने अंक होते हैं? तो कई लोग, तो काफी लोग सोच रहे हैं कि पीएच स्केल में सर अंक होते हैं आपके। तो आप बताते हुए कि बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ कि 14 नहीं। ये मत सोचना कि सर गलत बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो, पीएच स्केल में जो कुल अंक होते हैं वो होते हैं 15। अब 15 कहां से? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर 0 से 14, कहां तक? 0 से 14 तक जो अंक होते हैं वो किसमें होते हैं? पीएच स्केल में होते हैं। देखो, 1 से 14, 14 तो हो गई, 0 भी तो अंक है ना। 0 की खोज किसने? आर्यभट्ट ने की थी ना, इसलिए तो की थी कि आगे संख्या बढ़ा, 9 से आगे संख्या बढ़ा पाओ। जब तक 0 की खोज नहीं हुई इससे पहले संख्या 9 तक ही थी। जैसे 0 की खोज हुई संख्या आगे बहुत चली गई, अनंत तक चली गई, कोई इसकी सीमा नहीं। तो कितने अंक होते? टोटल 15। अब बीच में देखो एक होता है, तो 7 से इधर वाला जो पीएच होता है वो किसका होता है? अम्ल का होता है।
7 से इधर वाला जो पीएच होता है वो किसका होता है, वो होता है आपके क्षार का होता है। किसका होता है, यानी 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से अधिक है तो क्षार है। फिर इस पर 7 पे कौन है, 7 पे है उदास, न्यूट्रल। कौन है, उदास। क्या क्लियर, 7 से कम है तो उदासीन है, सॉरी 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से अधिक है तो क्षार है, और 7 है तो क्या है, उदास। आपका ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन कटा हुआ है, इसमें पूरा लिख दो, ये 7 से अधिक। ओके, तो 7 से कम कौन हो गया, अम्ल। अब 7 से अधिक वाला कौन हो गया, तो 7 से अधिक वाला हो गया आपका क्षार। फिर आपको बोला 7 के बराबर, तो 7 के बराबर कौन होता है, उदास। कौन होता है, उदास। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा गया आपको, यानी बेकिंग सोडा का क्या पूछा गया है, रासायनिक सूत्र। पहले मैं आपको इन सब के एक बार रासायनिक नाम लिखा देता हूं, उसके बाद अपन बात करेंगे कि इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले तो आपको ये रासायनिक नाम याद होने चाहिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट बात करें अपन इसके ऊपर, तो आपका जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं धावन सोडा, धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं इससे, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं धावन सोडा, या इसको बोलते हैं धोने का सोडा। क्या बोलते हैं, धोने का सोडा, या इसको इंग्लिश में बोले अपन, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलेंगे, वॉशिंग। दूसरा है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट, तो सोडियम बाई कार्बोनेट को बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं। और खाने का सोडा इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे बेकिंग सोडा। क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा बोलेंगे। तीसरा कौन सा है, NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं साधारण नमक। कौन सा नमक, साधारण नमक, जो घरों में यूज करते हैं। उसके बाद आपका लिखा हुआ है NaOH। NaOH इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलेंगे, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, ध्यान। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। अब मेरे को आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप टिक लगा सकते हो कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। कौन सा है, तो खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, NaCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब अपन नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे मैं 3-4 आपको और नाम बताते हैं। जैसे कि एक सूत्र आपका आता है, जैसे कि ई करके मैं आपको बताऊं, CaSO4.2H2O। ये प्रश्न पूछा जाता है 2H2O, ये सूत्र किसका है, तो ये सूत्र जानना, ये किसका है, ये है जिप्सम का। किसका है, जिप्सम का। ध्यान, एक और आपको मैं सूत्र बताऊं, इसी जुड़ा हुआ है CaSO4.12H2O। ये सूत्र किसका है, तो ध्यान रहे, ये सूत्र है POP का। किसका है, POP का, जिसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसकी मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं, उसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ। अगला एक और आपको सूत्र में लिख के बता देता हूं, इंपोर्टेंट सूत्र है, वो है ये K2SO4.Al2SO4 का होल प्राइज डॉट 24H2O। ये सूत्र किसका है, ये सूत्र है आपके फिटकरी का। किसका है, फिटकरी का। और फिटकरी को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं पोटास एल्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटास एल्म भी
बोलते हैं, ध्यान रखना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सारे जो सूत्र है सारे इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। ये सूत्र आपके एक एग्रीकल्चर में एग्जाम होता है जेईटी, उसके जेईटी 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ध्यान रखना इनके बारे में भी। नेक्स्ट आगे बात करें, अगला प्रश्न ये है कि पीतल एक मिश्रण है, कि पीतल किसका मिश्रण है या मिश्र धातु है। अब देखो मिश्र धातु क्या हो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि कोई भी प्रश्न सोल्व करने से पहले आप प्रश्न को समझो, प्रश्न क्या करें उसके बाद। मिश्र धातु क्या होती है, दो या दो से अधिक धातु जब मिलकर जो जिस धातु का निर्माण किए तो उसे कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अब मिश्र धातु बोला पीतल, तो पीतल के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये आप हमेशा याद रखना, कभी नहीं भूलोगे, वो है आपके पिताजी। ये आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम अच्छे नंबर नहीं है तो पिताजी को याद करना, मारेंगे ध्यान। अब पिताजी देखो, पी से याद करो पीतल, पी से क्या हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, क्या हो गया तांबा, जिसको अपन क्या बोलते हैं कॉपर, कॉपर यानी इसको लिखते हैं सी। अब जी से आ गया जिंक, क्या आ गया जिंक, जिंक यानी इसको अपन क्या बोलते हैं दस्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं दस्ता, इसका सूत्र जिसको लिखते हैं जेड। अब आपके सामने ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि पीतल किससे मिलकर बना होता है, तो क्या लिखा हुआ है पिताजी, पी यानी पीतल, ता यानी तांबा, जी यानी जिंक, तांबा और दस्ता। तो पहला ऑप्शन आपके सामने आ गया, तांबा और दस्ता पीतल का। अब अगला प्रश्न आपको पूछ ले, दूसरा दिया हुआ है तांबा और टिन, इनसे मिलकर क्या बनता है, तो तांबा और टिन, तो टिन का जो सूत्र होता है, टिन को लिखते हैं एस एन से, किसे लिखते हैं एस एन से, ध्यान रखना। तो तांबा और टिन इनके मिलने से बनता है, इसको अपन बोलते हैं कांसा, क्या बोलते हैं कांसा बोलते हैं, या इनको बोलते हैं कांस्य भी बोलते, क्या बोलते हैं कांस्य, और इंग्लिश में से इन्हें कहते हैं ब्रॉन्ज, क्या कहते हैं ब्रॉन्ज कहते हैं, BRONZ, ब्रॉन्ज। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपके लोहा प्लस निकल। देखो लोहे का सूत्र आप सभी को पता है, लोहे को Fe से लिखते हैं और निकल को लिखते हैं Ni से। ओके, अब लोहा और निकल से कोई धातु नहीं बनती, लेकिन इनके साथ दो चीजें और मिला रहा हूं साथ में, एक तो आपका कार्बन आ गया और एक आपका आ गया क्रोमियम Cr। जब इन चारों को मिलाया जाता है, लोहा निकल आपके कार्बन और आपका क्रोमियम को मिलाया जाता है, इससे बनती है स्टेनलेस स्टील, क्या बनती है स्टेनलेस स्टील बनती है, क्या बनती है स्टेनलेस स्टील बनती है। आगे बात करें तो अगला है, इससे ऐसा कोई स्पेशल कुछ बनती नहीं है, लेकिन कुछ और आपको मैं दो तीन और मिश्र धातुओं के नाम बताए, जैसे कि आपके सीसा और टिन, इसकी बात करें सीसा और टिन, आपको मैं एक और मिश्रण दे रहा हूं, तो अपन क्या बोलते हैं सीसा, सीसा को लिखते हैं Pb से, और प्लस किसको मिला रहे हैं टिन से, टिन को लिखते हैं Sn से। इन दोनों के मिलने से एक मिश्र धातु बनती है जिसको कहते हैं सोल्डर, क्या कहते हैं सोल्डर। अभी जो सोल्डर मिश्र धातु है, ये आपके ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक वायर वगैरह जो उपकरण वगैरह होते हैं उनमें वेल्डिंग में काम होता है, उनमें जो वेल्डिंग करने के लिए जिसका तार यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सोल्डर कहते हैं, क्या कहते हैं सोल्डर। उसके बाद में एक और आपका आता है तांबा दस्ता और निकल, तो हम किसका मिश्रण तांबा प्लस दस्ता प्लस निकल, इन दोनों के मिश्रण से जो धातु बनती है उसे कहते हैं जर्मन सिल्वर कहते हैं, क्या कहते हैं जर्मन सिल्वर कहते हैं। ओके जी, ध्यान रखना, ये भी आपके क्या है इंपोर्टेंट आपके मिश्र धातु है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी, देखो आवर्त सारणी क्या होती है पहले उसकी बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे आवर्त क्या होते हैं, फिर अपन संख्या पर। देखो आपको पता है कि जैसे कि अभी तक कुल ज्ञात जो तत्व है उनकी संख्या है 118, कितनी है 118। अब जो 118 तत्व है इनको एक साथ तो पढ़ा नहीं जा सकता, सबको अलग अलग पढ़ नहीं सकते, इसलिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग से वर्गीकरण दिया। उसमें कुछ नाम आते हैं, जैसे कि डोबेराइनर का नाम आता है, अपना त्रिक नियम दिया, न्यूलैंड का अष्टक नियम, लोथरमियर का वक्र, उसके बाद मेंडली पाया उसने अपनी आवर्त सारणी दी, उसके बाद मोजले आया
उसने भी अपने आधुनिक उसको मॉडल की आवर्त क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। कई वैज्ञानिकों ने धातु और धातु उपधातु में भी इनको क्लासिफाइड किया। अपन बात करें आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का मतलब आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, तो ये दी थी मोदलेन, हेनरी मोदलेन। किसने दी थी, हेनरी मोदलेन है। और इसने परमाणु क्रमांक के आधार पर, के आधार पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पे, ये बात आपको ध्यान। अब आवर्त क्या होते और वर्ग क्या होते, आप लोगों ने आवर्त सारणी देखी होगी, कुछ इस प्रकार की आवर्त सारणी आप देखे होगे, तो आपको इस प्रकार की आवर्त सारणी के अंदर आपको खंड देखने को मिलते हैं। देखना आराम से जाके, इस प्रकार के एक बढ़ा देते हैं, आपको आवर्त सारणी देखने को मिलेगा। इस प्रकार की आपको टेबल देखने को मिलती है। अब देखो इसमें मैं दो प्रकार के कॉलम बना रहा हूं, एक तो ये वाला कॉलम बन रहा है, तो कैसा एकदम सीधा खड़ा, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो इसके अंदर एक तो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर है, और एक ये वाली पंक्ति, ये वाली, जैसे किस नाम से बोलेंगे, जिसको बोलते हैं क्षैतिज। एक तो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां और एक कौन सी पंक्तियां, क्षैतिज पंक्तियां। तो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है, इनको किस नाम से जानते हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को कहते हैं आपके वर्ग। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को कहते हैं वर्ग। और आधुनिक आवर्त सारणी वर्गों की संख्या है 18। इसमें 18 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 18 किसकी संख्या है, 18 तो है वर्ग। क्लियर। अब जो 36 पंक्तियां, जो यू सीधी यू पंक्तियां हैं, इनको क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं, आवर्त। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, 7। तो आपको आवर्त की संख्या पूछी है, आवर्त की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब मेरा आपसे प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होता है, और आवर्त सारणी का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है, और बड़े हैं तो उनमें कितने कितने तत्व आते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये है, एथाइन का रासायनिक सूत्र। एथाइन का सूत्र, तब आपका प्रश्न है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, कार्बनिक रसायन का है, और केमिस्ट्री के अंदर सबसे सिंपल होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होती है। अब इसके अंदर आपको नाम के अंदर स्पष्ट होना, नाम पकड़ लो आप, नाम आपने पकड़ लिया ना, शब्द क्या पूछ रहा है आप सारे बता सकते हो। आपको पूछा है एथाइन, तो इसको पकड़ो, एथाइन। अब देखो ऐसे आपको फील आ रही है कि ये एक तो हो गया आपका एथ प्लस आइन आ रहा है। क्या आ रहा है, एथ प्लस आइन। जैसे ही एथ प्लस आइन आपने दोनों को सेपरेट किया, तो आपके दिमाग में एक शब्द गूंजना चाहिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। कौन से शब्द, कैन, एल्कीन, एल्काइन। लिख लेता हूं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब इन शब्दों को अलग करो, देखो एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, एल्केन। जब कार्बन कार्बन परमाणु के डबल बॉन्ड होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, एल्कीन। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, उसे अपन क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। अब इन तीन शब्दों को अलग करो आप, तो ये बन गया आपका एल प्लस एन बन गया। ये क्या बन गया आपका, एल प्लस इन बन गया। और ये क्या बन गया आपका, एल प्लस आइन। अब देखो आपको कुछ मिल रहा है क्या, इसमें आ गया एल्काइन, तो ये भी एल प्लस आइन। अब एल्काइन आएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंद होंगे, 3 बंद। कितने बंद होंगे, 3 बंद। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें बताऊं, देखो एथ। अब यहाँ पर एथ का मतलब क्या होता है, एथ का मतलब होता है C2, यानी कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2। देखो एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रो, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेग, 7 को हेप, 8 को ओक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेथ। ये आपको 1 से 10 तक गिनती याद होनी चाहिए। इन सबको एल्क बोलते, क्या बोलते हैं, एल्क। सारा एल्क आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ। C1 को बोलते हैं मैथ, ये 2 कार्बन है इसे क्या बोलते हैं, एथ। यदि 3 कार्बन इसे क्या बोलते हैं, प्रो। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, 5 को बोलते हैं पेंट। 6 को बोलते हैं हेग, हेक्स। तो क्या बोलेंगे, हेक्स। 7 को बोलते हैं हेप्ट। 8 को बोलते हैं ओक्ट।
और 9 को बोलते हैं नॉन, और 10 को बोलते हैं डेक। क्या बोलते हैं? डेक। अब ये सारे क्या है? ये सारे एल्क है। तो एल का मतलब एथ आया, एथ का मतलब कितने कार्बन है? 2 कार्बन। अब एल्केन एल्किन एल्केन की बात करें, इसकी ट्रिक ध्यान रखना, इसमें क्या करना है? डबल प्लस दो। एल्किन में सिर्फ डबल कर देना, और इसमें क्या करना? इसमें आप डबल करके 2 घटा देना, डबल माइनस 2। ओके, आपको कुछ एल्काइन है तो आइन आ रहा है आपके सामने। कार्बन की संख्या 2 है, 2 का डबल 4 होता है, 4 में से 2 घटाओगे तो आपका 2 बचेगा, यानी C2H2। C2H2 ये इसका सूत्र हो जाएगा, यानी ये रहा। अब यहाँ पर क्या देखो, पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ? C2H6 है, यानी 2 का डबल 4, 4 प्लस 2 क्या मतलब क्या आ रहा है? एल्केन। तो पीछे क्या लगेगा? N लगेगा, तो H प्लस N इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे एथेन। क्या बोलेंगे? एथेन। इसमें क्या हो रहा है? कार्बन की संख्या कितनी है? तो कार्बन की संख्या आपके है कितनी है? आपके 2, 2 का डबल 4 है, तो 4 है, तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि क्या हो रहा है? इन आएगा, इसका नाम हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। ध्यान रहे इसका नाम क्या हो जाएगा? तो एथ प्लस आइन, तो ये हो जाएगा एथाइन। क्लियर है? आगे बात करते हैं, थोड़ी बहुत कुछ बात करें। तो जैसे कि ये एथीन है, ये एक प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता प्रदान। जो फल पेड़ पे रहते हैं, जो पकते हैं ना, तो पकाने में जिसकी योगदान रहता है वो कौन सा होता है? एथीन हार्मोन रहता है। और जो एथाइन है, इसका एक और नाम है, इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिलीन भी कहते हैं। जो एक कैसी होती है? जहरीला है। कैसा है? जहरीला है। और जहरीला होने के साथ साथ में फलों को पकाने में यूज करते थे, इसलिए इसको भारत सरकार ने इसको क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया गया, इसको क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया? तो लाल कलर की जो चींटियां होती है, अब देखो चींटी पूछे, चाहे मधुमक्खी पूछे, और चाहे आपको बिच्छू पूछे, इनके डंक में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है? इनके डंक में जो अम्ल पाया जाता है उसके बारे में आपको थोड़ी बात पता है? अब जैसे आपको बिच्छू है, चींटी है, जो भी काटते हैं, देखो काटने के बाद जहां पे काटते हैं वहां पे फफोला सा हो जाता है, यानी शुद्ध ना शुद्ध जाते हैं, याद करना फफोला। और फ से याद करना फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? इनके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो वो होता है फॉर्मिक अम्ल। अब तुम कह रहे हो सर ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं, अभी ऑप्शन ले आते हैं। ये जो फॉर्मिक अम्ल है सामान्य नाम, तो इसका सूत्र देख लेते हैं अपन। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है, हमेशा ध्यान रखना, वो होता है HCOO। और इसको और बढ़िया तरीके से लिखना चाहे तो वो हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O। और ये जो फॉर्मिक अम्ल है, ये सामान्य नाम। कौन सा नाम है? सामान्य या साधारण नाम है? ये कौन सा नाम है? साधारण नाम है। और जो ये वाला, तो उसका एक और नाम होता है, वो होता है IUPAC नाम। कौन सा होता है? IUPAC नाम। और इसका जो IUPAC नाम है, वो इसका IUPAC नाम कौन सा है? वो है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा है? मेथेनोइक अम्ल है। कौन सा ऑप्शन है मेथेनिक अम्ल वाला? ये रहा आपका थर्ड ऑप्शन, जिसको अपन क्या बोलेंगे? मेथेनिक अम्ल। तो चींटी जब काटती है उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनिक अम्ल। या फिर फॉर्मिक अम्ल किस किस में से? आप चींटी की बात करें, चाहे मधुमक्खी की बात करें तो हनी भी कहते हैं, और या फिर आप किसकी बात करें? बिच्छू की बात करें, स्कॉर्पियन की बात करें, बिच्छू। इनके डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनिक अम्ल। अब ये जो फॉर्मिक अम्ल नाम कहां से? तो जो लाल कलर की जो चींटियां होती है ना, लाल चींटी, इस चींटी को लैटिन भाषा में एक नाम दिया जाता है, बोलते इसको फार्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मिका। और इस फार्मिका से नाम आया फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल आया? फॉर्मिक अम्ल आया। क्या क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब 2-3 ऑप्शन और है, जैसे कि सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल आपके पाया जाता है नींबू वर्गीय, नींबू है, संतरा है, माल्टा है,
यानी जितने भी अन्य यानी आपके खट्टे, तो आपके खट्टे फल जो आपको लग रहे लगभग उनमें कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला लिखा हुआ है टार्ट्रिक अम्ल, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली के अंदर पाया जाता है, इमली के अंदर। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल आपको टमाटर के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए टमाटर अम्ल है, टमाटर खट्टा होगा, इसलिए टमाटर को गरीब का संतरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गरीब का संतरा, पुअर मैन ऑरेंज, गरीब का संतरा कहते हैं टमाटर। ऐसे ही गरीब का जो घी कहते हैं तिल के तेल को कहते हैं, गरीब का दोस्त आलू को कहते हैं, और गरीब की बादाम किसे कहते हैं, मूंगफली को कहते हैं। ध्यान। आगे बात करें अपन दो तीन अम्ल की और बात करें, जैसे कि अपन बात करते हैं सेव एप्पल, इसकी बात करें एप्पल यानी सेव, एप्पल में कौन सा अम्ल होता है, एप्पल के अंदर अपन बात करें तो एप्पल सेव की बात करें, सेव देखो, सेव को जब आप काटते हो तो काटते उस समय सफेद दिखाई देती है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद देखते हो तो कैसे हो जाती है, हल्की सी मैली टाइप हो जाती है। इसलिए ध्यान, सेव में कौन सा अम्ल होता है, सेव में होता है मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, मैलिक अम्ल होता है। उसके बाद अपन बात करें जठर रस के अंदर, इसके अंदर बात करें जठर रस, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में जो अम्ल होता है उसका नाम है HCl, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। उसी के साथ में मैं आपको बताऊं जैसे कि चाय है, तो चाय में भी एक अम्ल पाया जाता है, यानी चाय जब कोई लोग पीते तो उसमें क्या एसिडिटी भी होती है चाय से, तो चाय में कौन सा अम्ल होता है, चाय में होता है टैनिक अम्ल होता है। यदि अब आगे और बात करें चाय यानी टी, चाय में कौन सा अम्ल होता है, टैनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, टैनिक अम्ल होता है। और भी कुछ जैसे कि मक्खन होता है, मक्खन के अंदर कौन सा अम्ल होता है, मक्खन के अंदर ब्यूटायरिक अम्ल होता है। दही में कौन सा होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। देखो दही किससे बनता है, दूध से, दूध में शर्करा होती है लैक्टोज शर्करा, जिसके कारण दूध क्या होता है, मीठा। और दूध में जीवाणु पाए जाते हैं जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है, लैक्टोबैसिलस। यही जो लैक्टोबैसिलस होता है तो लैक्टोज शर्करा को कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक अम्ल के अंदर। इसलिए देखा होगा दही खाने के बाद में तुरंत आपको नींद आ जाती है, यानी दही में लैक्टिक अम्ल, लेट गए तो कौन सा अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल। की बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये है कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, कार्बन एटम की वैलेंसी पूछी आपको संयोजकता। पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि संयोजकता क्या होगी, यानी किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहे हैं, कैसे होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं संयोजकता। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4। अब 4 कैसे है, मैंने क्या बोला, संयोजकता का मतलब क्या हो गया, कौन से इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। अब ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन वो भी कैसे इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित का मतलब हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अपन बात करें कार्बन परमाणु, और कार्बन परमाणु के अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोगों को ज्ञात करना आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के अलग तरीके भी है, जैसे कि 1s 2s 3s है ना, 2p 3s ऐसे। उसके बाद क्या है, सब्जी सब्जी पूरी सब्जी, पूरी सब्जी दाल याद कर सकते हो, या फिर देखो कैसे इस तरीका बता, देखो एक बार देखो ट्रिक है, देखो सो गया, सो गया, पी के सो गया, पी के सो गया, दारू पी के सो गया, दारू पी के सो गया। कैसे याद करोगे, सो गया, सो गया 2 बार, सब हर चीज 2 बार बोलेंगे, सो गया 2 बार, पी के सो गया 2 बार, सब 2 बार हो रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, सो गया, सो गया, पी के सो गया, पी के सो गया, दारू पी के सो गया, दारू पी के सो गया, फिर से दारू पी के सो गया, फिर से दारू पी के सो गया। यानी ये 1s 2b 4 5 6 7 8। क्यों, क्योंकि देखो पहले नंबर पे S आएगा, 2 नंबर P आएगा, 3 नंबर पे D आता है, और 4 नंबर पे क्या आता है।
अब 2 नंबर पे क्या आएगा पी, तो 2 3 4 5 6 7। डी कहाँ पे आएगा 3 नंबर पे, डी आ गया आपका 3 4 5 6। एफ 4 पे, तो ये आ गया 4 और ये 5। इलेक्ट्रॉन एस के लिए अब ये 1s 2s 3s देखो जैसे कि, और दूसरी ट्रिक क्या है, सब्जी सब्जी पूड़ी सब्जी पूड़ी सब्जी 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 पूड़ी सब्जी पूड़ी सब्जी। अब एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ध्यान रखना, पी के अंदर 6 आते हैं, डी के अंदर 10 आते हैं, और एफ के अंदर कितने आते हैं 14। अब इलेक्ट्रॉन कैसे, कि परमाणु, परमाणु का बाह्यतम कोष में होते उपकोष। जैसे अपन बात करें कि ये परमाणु, सपोज करो क्या है परमाणु, तो ये परमाणु का क्या हो गया कोष, कोष में क्या होते हैं उपकोष, उपकोष में क्या होते हैं कक्षक, और इन कक्षक में क्या पाए जाते हैं, इन कक्षक में पाए जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। तो एस उपकोष, एस उपकोष में एक कक्षक, पी में 3, डी के अंदर 5, एफ के अंदर 7। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। आगे बात करते हैं कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 और 2p2। देखो इसके बाह्यतम कोष ये रहा 1 2, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, पी में 3 कक्षक होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 2। अब सिंगल कितने, अकेले कितने, 2 है। ऐसे तो कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए 2। कौन सी अवस्था में, ये सामान्य अवस्था की बात होगी, लेकिन कार्बन कभी सामान्य रहता नहीं है, ये आता है इसमें आती है उत्तेजित अवस्था, यानी ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है। उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या था, जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जाता है उसे कहते हैं, कौन सी अवस्था कहते हैं, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। तब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 1s2 2s1 2p3। देखो s में कितना है 1, अब p में कितने हैं 3, 1 2 3, तीनों के चारों कैसे सिंगल है, इसलिए कार्बन की संख्या कितनी होती है 4 होती है। सीधा भी याद कर सकते हो और आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इसलिए कार्बन को चतुस्संयोजी परमाणु कहते हैं। कार्बन 4 प्रकार 4 बंध बनाएगा, इसमें जैसे कि 4 एकल बंध भी हो सकते हैं, 2 एकल बंध, 1 द्विबंध भी हो सकता है, 1 एकल बंध 1 त्रिबंध भी हो सकता है, या दोनों द्विबंध भी हो सकते हैं। इस प्रकार या तो कार्बन 4 एकल बंध बनाएगा, या कार्बन 2 एकल और 1 डबल, या कार्बन 1 एकल 1 ट्रिपल बंध बनाएगा, या कार्बन दोनों बनाएगा। इस प्रकार से कार्बन अपनी संरचना क्या करता है, संतुष्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करें, नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक। अब स्वपोषी क्या होते हैं, ऐसे जीव या जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी में कौन आते हैं, पेड़ पौधे जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। अपन बात करें, अपन भोजन बनाने, अपन अपना भोजन बनाते नहीं है, अपने को भोजन पकाना आता है, बनाना नहीं आता। अब स्वपोषी, तो स्वपोषी पौधों में क्रिया होती है, उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। कौन सी क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, जिसके तहत वो क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण इसमें क्या होती है, इसमें CO2 और H2O मिलते हैं, इसकी उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश आएगा, और साथ में क्या आएगा, साथ में आपका आएगा क्लोरोफिल। क्या आएगा, क्लोरोफिल, क्या आएगा, क्लोरोफिल आएगा। और इनके मिलने से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और साथ में क्या निकलती है, O2 निकलती है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या, कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जिसे अपन प्राण वायु भी कहते हैं, ऑक्सीजन गैस। क्लियर है। इसलिए पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाना जरूरी है। कहते हैं हरित भारत अभियान के तहत आपको पेड़, जितने अधिक आपको पेड़ लगाओ उतनी आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। अब इसको बैलेंस करोगे तो इसके आगे ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। इसका नाम है, इसको कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। और यही तो होता है भोजन। तो स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उनमें कौन सी क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण। अब वो प्रकाश संश्लेषण की क्या होते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सारी चीजें होगी तभी कौन सी क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। CO2 क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। कौन सा ऑप्शन जाएगा, उपरोक्त, कौन सा जाएगा, उपरोक्त। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है, मानव में वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है, से संबंधित है।
तो किडनी किस तंत्र से संबंधित है? तो किडनी किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित। देखो पोषण पाचन से, पाचन के अलग तंत्र है, श्वसन के अलग है, परिवहन के अलग। तो किससे है? किडनी से आपके उत्सर्जन तंत्र से। देखो किडनी इस प्रकार आपके शरीर, एक बार बताते हैं उत्सर्जन तंत्र होता कैसे। एक किडनी थोड़ी ऊपर होती है, एक थोड़ी क्या होती है, नीचे की साइड में होती है, हल्का सा बैंड पाया जाता है। के बाद में ये आगे जाके यूं खुल जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। अब देखो इसमें किसका क्या नाम है? तो ये जो है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वृक्क। जिसे क्या कहते हैं? किडनी। किडनियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आदमी एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। इसमें क्या होता है? इसमें रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, रक्त की सफाई होती है। रक्त के अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ वगैरह जो अपने शरीर के काम का नहीं है, वो फिल्टर होकर शरीर से क्या निकलता है? बाहर निकलता है। और एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके अंदर प्रतिदिन एक 80 लीटर तो आपके जो रक्त का क्या होता है, यहाँ पर जो मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र बोलो या पर उसे बोलते ग्लेमेरुलर फिल्टर होता है, 180 लीटर का रक्त आ जाएगा एक दिन के अंदर। यहाँ पर टोटल कितना होता है? 80 लीटर। उसके बाद में यहाँ से मूत्र बनता है और यहाँ से इधर आता है, इसे कहते हैं मूत्र वाहिनी। क्या कहते हैं? मूत्र वाहिनी। और जो ये वाली चीज है इसे कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं? मूत्राशय। और ये है, इसे ये होता है मूत्र मार्ग। क्या होता है? मूत्र मार्ग। यानी किडनियों से जो मूत्र बन के आता है, मूत्र वाहिनी से होता है, किसमें आता है? मूत्राशय में, जहाँ स्टोर होता है। और मूत्र वाहिनी इसके आगे होता है मूत्र रंध्र या छिद्र कहते हैं, जहाँ से मूत्र को क्या कहते हैं? बाहर निकाला जाता है, शरीर से बाहर त्याग दिया। इसके अंदर मेनली यूरिक अम्ल होता है, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, जो कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं, इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इनका शरीर में स्टोरेज। अब यहाँ पर देखो एक आपको डायग्राम बन रहा है, ये वाला। देखो कई लोग जैसे कि अभी वैलेंटाइन डे गया, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, लोग क्या जैसे दिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दिल। मान लो दिल बना दिया इस प्रकार का, दिल बनाने के बाद उसमें बढ़िया से तीर निकालते हैं यूं। अब देखो दिल का मतलब, उसमें उसका क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। अब दिल का मतलब कई लोग समझते हैं कि हृदय है, वो हृदय नहीं, वो ये है। तो वो क्या है? वो मूत्राशय है। ध्यान रहे, जो आकृति बन रही है वो किसकी बन रही है? मूत्राशय की बन रही है। ये दिल का आकार नहीं है। और दिल की बात करें तो ऐसा है, जो हृदय जिसमें होता है वो मेंढक में होता है, मानव में तो नहीं होता। मानव का देखा मुट्ठी जितना होता है, जितने आपका मुट्ठी का आकार है, इसी साइज का हृदय होता है। इसलिए कभी कोई आपके लिए ऐसा दिल बनाए, नाम लिखे, इसका मतलब आपका नाम किस में लिखा जा रहा है? तुम खुद समझदार हो, मूत्राशय के अंदर। आज के बाद जो लिखे उसको समझा देना कि भाई नाम कहाँ लिख रहे हो आप। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। और हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहले अपन बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन कहाँ होता है, कैसे क्या काम आता है। तो अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि। ये अग्नाशय ग्रंथि कैसी होती है? ये आपकी कैसी है? आपकी मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। तो देखो ग्रंथियां दो प्रकार की, एक होती है अंतःस्रावी, एक होती है बहिःस्रावी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है और इनके द्वारा एंजाइमों का निर्माण किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। और जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती है, सॉरी, अंतःस्रावी हार्मोन्स का स्त्रावण करती है और बहिःस्रावी होती है किसका करती है? एंजाइम का स्त्रावण करती है। तो अग्नाशय एंजाइम और हार्मोन दोनों। अग्नाशय ग्रंथि कुछ इस प्रकार की होती है, समझना। यह आपकी अग्नाशय ग्रंथि सब होती है। ये कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि। इसके अंदर छोटी छोटी कोशिकाओं को क्या पाया जाता है? समूह पाया जाता है इस प्रकार। इन समूह को कहते हैं लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिका। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिका है। क्लियर? और इन ये कोशिका अलग अलग प्रकार की होती है। इसके अंदर जैसे कि अल्फा सेल्स भी होती है, इनके अंदर होती है बीटा सेल, इनके अंदर होती है आपकी डेल्टा सेल, और एक इसके अंदर होती है पीपी सेल। तो लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाओं में 4 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी।
जो अल्फा सेल्स होती है ये निर्माण करती है एक हार्मोन है जिसका नाम है ग्लूकेगोन। इसका निर्माण करती है, ग्लूकेगोन का निर्माण करती है। तो बीटा सेल्स किसका निर्माण करती है, ये करती है आपके इंसुलिन का। क्या करती है, इंसुलिन का निर्माण करती है। और आपकी जो डेल्टा सेल्स है ये करती है सोमेटोस्टेटिन का, सोमेटोस्टेटिन का निर्माण करती है। और ये करती है पीपी हार्मोन, पीपी हार्मोन। अब इन हार्मोन्स के काम क्या है, तो आपका जो ये कौन सा ग्लूकेगोन है ये आपका जो रक्त होता है, रक्त में जो शुगर के लेवल को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा, शुगर को बढ़ाएगा। यानी ग्लूकेगोन होता है वो क्या करता है, तो आप जो भी खा रहे हो उसमें जो जितनी भी शुगर होती है ना उसको रक्त में मिलाने की कोशिश करता है कि रक्त में आता हो। और जो इंसुलिन है वो उसको रोकता है, कंट्रोल करता है कि जितनी आपकी लिमिट है उतनी उसको। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, इसमें रक्त में शुगर के लेवल को क्या करेगा, ये शुगर के लेवल को क्या करेगा, ये कम करेगा। क्या करता है, शुगर के लेवल को कम करता है। और जो सोमेटोस्टेटिन होता है वृद्धि में निर्माण। अब होता क्या है, इंसुलिन की कमी, जब आपके धन का दो हार्मोन देखो, एक तो ग्लूकेगोन एक इंसुलिन। अब ग्लूकेगोन क्या करता है, रक्त में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। जब शुगर बढ़ गई तो इंसुलिन उसको कम कर रहा है। जब इंसुलिन ही नहीं है तो कम कोई करने वाला नहीं है, तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। जब रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है उससे रोग होते हैं, जिसे कहते हैं मधुमेह, जिसे कहते हैं डायबिटीज। क्या कहते हैं, डायबिटीज। अगला इसमें पहला ऑप्शन दिया घेंगा। घेंगा आपको होता है थायराइड ग्रंथि होती है, उसमें सूजन की वजह से होती है और ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। बोनापन, तो बोनापन एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है। उसके बाद रक्ताल्पता, रक्त की कमी, ये आयरन Fe की कमी से होता है, क्योंकि आयरन Fe से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है, और हीमोग्लोबिन से आरबीसी कंटेंट वगैरह बनते हैं। तो रक्ताल्पता किसकी कमी से, Fe की कमी से। लिख लेते हैं Fe की कमी। ये रोग कौन सा है, आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है। और ये किसकी कमी से, आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जब पराग कलगव, पराग के परागकोश, ये परागकोश है ना, परागकोश में होते हैं। अब पहली बात तो परागकोश होता क्या है, देखो ये पुष्प के तो पुष्पीय पादपों से प्रश्न है। इसमें पौधे के अंदर फूल होते हैं, उसके अलग अलग भाग, एक होता है स्त्री केसर, एक होता है पुंकेसर। पुंकेसर के तीन भाग होते हैं। पहले अपन फूल की बात करें, मान लो इस प्रकार का एक डायग्राम होता है, पुष्प है ये आपका। ओके, और यहाँ पे एक प्रकार ऐसे क्या पाए जाते हैं, आपके परागकण वगैरह, परागकोश वगैरह पाए जाते हैं। उसके बाद में इस प्रकार का एक बाहर से डायग्राम होगा जिसमें पुष्प, इसको कहते हैं पुष्प वृंत। यहाँ पे रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, देखो ये तो इसे कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं, बाह्य दल, जो कैसा होता है, हरा होता है। इसे कहते हैं दल पुंज। क्या कहते हैं, दल पुंज, जो कैसा होता है, रंगीन होता है। कैसा होता है, रंगीन। तो ये वाला भाग है, इसे कहते हैं वृत्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वृत्तिकाग्र। इसे कहते हैं वृत्तिका। इसे कहते हैं अंडाशय। जब ये तीनों मिल जाते इसे कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं, स्त्री केसर। स्त्री केसर यानी मादा जननांग, मादा जननांग। और अंडाशय के अंदर एक भाग होता है जिसे कहते हैं बीजांड, और इसके अंदर एक होती है अंड कोशिका। अगली बात करें तो ये वाला चीज है, इसे कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। तो ये वाला पोर्शन है, इसे कहते हैं पुतंतु। और इन दोनों के मिलने से जो बनता है उसे कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं, पुंकेसर। और ये है आप पौधे में कौन सा, नर जननांग। कौन सा है, नर जननांग। तो आपको बोला है कि परागकोश में होता है, ये जो परागकोश है इसमें क्या होता है, इसके अंदर होता है परागकण। क्या होते हैं, परागकण। क्या होते हैं, परागकण, जो आपके इसे कहते हैं नर जनन युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, नर जनन युग्मक कहते हैं। अंडप है, ये अंड है, ये किसमें होते हैं, ये होते हैं अंडाशय में। किसमें होते हैं, अंडाशय में। बाह्य दल मैंने आपको बता, क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, कि जीन शब्द प्रस्तुत किसने किया। पहली बात तो जीन होते क्या है, जीन एक आनुवांशिक कारक है। कौन से कारक है, आनुवांशिक कारक है, जो आपके लक्षणों का निर्धारण करते हैं।
जैसे आपकी शक्ल मम्मी से मिल रही है, पापा से मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि उनके जीन आया। जीन क्या करते हैं? किसी भी जीवों के आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करने वाली इकाई से क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जीन शब्द दिया था वो जॉनसन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? जॉनसन द्वारा दिया गया था आपके 1909 के अंदर। और यही जॉनसन है जिसने 2-3 शब्द और दिए थे। एक दिया था जीनोटाइप। कौन सा टाइप? जीनोटाइप। और एक दिया था फिनोटाइप। कौन सा? फिनोटाइप। और इसमें एक और दिया था जिसका नाम है शुद्ध वंशक्रम चयन। ये भी पद्धति किसने दी थी? जॉनसन ने दी, शुद्ध वंशक्रम चयन। ये दिया था 1903 के अंदर। इस बात का भी थोड़ा ध्यान। अगला तो मेंडल। मेंडल को तो आनुवांशिक का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। यदि मेंडल नहीं होता तो आनुवांशिकता अपन पढ़ ही नहीं पाते, जेनेटिक्स पढ़ ही नहीं पाते। शुरुआत से इन्होंने की है। इसलिए मेंडल ने जो जीन को नाम दिया था, इसने मेंडल ने जीन को बोला था कारक। यदि जीन को कारक किसी ने बोला था तो वो था मेंडल। अगला नाम आता है वॉटसन का। तो वॉटसन का तो नाम आपको पता ही है, क्योंकि वॉटसन के साथ में एक और वैज्ञानिक का नाम आता है, इसका नाम है क्रिक। और इन दोनों ने मिलकर 1953 के अंदर एक डीएनए का डबल हेलिक्स सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स सिद्धांत। हेलिक्स सिद्धांत दिया। डीएनए कैसा होता है? डीएनए द्विकुंडलित होता है। कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है। इस प्रकार का होता है, डबल हेलिक्स होता है डीएनए। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। इसके अंदर डीएनए डबल हेलिक्स होता है। इसी की खोज के ऊपर इनको 1962 के अंदर क्या मिला गया था? नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी ध्यान रखना। अगला दिया हुआ है लेमार्क। ये जो लेमार्क है, लेमार्क ने तो आपके उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। जीवों की विकास के क्रम के अंदर उन्होंने बताया था कि यदि किसी जीव में जो लक्षण या जो अंग ज्यादा काम आते हैं वो आगे चलते हैं, बाकी वाले नष्ट हो जाते हैं। इसने एग्जाम्पल दिया था कि जो जिराफ होता है, जो इसकी गर्दन पहले छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे इसने गर्दन ऊपर करने लगा, जैसे इसकी गर्दन क्या हो गई? बड़ी हो गई। यानी जो जीव जिस अंग का ज्यादा उपयोग करेगा उसका आगे विकास ज्यादा होगा, और जो कम करेगा उसका विकास क्या होगा? तब। तो लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इसने दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। वंशागति का सिद्धांत दिया। क्लियर है? तो ये आपको मैंने नाम बता दिए। और कब दिया था ये दिया था 1809 के अंदर। कब दिया था? 1809 के अंदर दिया था। किसने दिया था? लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो ओजोन परत किसके कारण, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से रक्षा करती है? तो ओजोन कारण आपके जो हानिकारक विकिरण है जिससे रक्षा करती है उसका नाम है पराबैंगनी किरण। कौन सी किरणें हैं? पराबैंगनी किरण है। तो पराबैंगनी किरण हानिकारक होती है, ये अपनी त्वचा को क्या करती है? डैमेज करती है, स्किन कैंसर वगैरह भी हो सकता है। अब जो ओजोन परत होती है ये वायुमंडल के ऊपर आपके दृष्टिकोण से समता मंडल में पाई जाती है, जो यहाँ से लगभग आपके 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और ध्यान रखना, ओजोन परत की जो मोटाई है, ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोटाई का मापन किससे किया जाता है? तो इसकी मोटाई का मापन किसमें किया जाता है? डोप्सन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? डोप्सन में किया जाता है ओजोन परत की मोटाई का मापन। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखो जाइलम एक क्या है? सहवन उत्तक है। कौन सा उत्तक है? सहवन उत्तक है, जो चीजों को इधर उधर ले जाने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। देखो दो चीजें, सहवन उत्तक किसका भाग है? ये है सहवन उत्तक का भाग। और सहवन उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है जाइलम। कौन सा होता है? जाइलम। और एक होता है फ्लोएम। अब दो चीजें याद करना। देखो जाइलम, ज से याद करना जल, और फ्लोएम फ से याद करना फूड यानी भोजन। यदि कोई जल, देखो जाइलम की बात आई मतलब किसका सहवन करेगा? जल का सहवन करेगा। जल के सहवन में कौन आएगा? जाइलम। जल का वो फ्लोएम फूड यानी भोजन, तो भोजन के सहवन में कौन आता है? फ्लोएम। अब एमिनो अम्ल प्रोटीन के अंदर भी आता है। और आपके ऑक्सीजन इसके सहवन में कौन? रंध्रा अवकाश काम में आते हैं, जो गैसों को आदान प्रदान करने में क्या करते हैं?
सहायता प्रदान करते हैं। आज की क्लास अपने बहुत लंबी जा रही है, लेकिन लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं, इनको करके फिर आज की क्लास को अपन खत्म। अगला क्या लिखा हुआ है, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी, क्या लिखा हुआ है, किसी एक जनक से करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। अब देखो पहली बात तो होता क्या है, जैसे कि मान लो ये जनक पेरेंट्स, मान लो ये मैं अपन ले लेते ये टीटी और ये कौन सा आप स्मॉल टी कैपिटल टी, ये तो दोनों क्या है, ये है जनक। जब इनका क्रॉस करवाया जाता है, इनके क्रॉस से जो संतति बनती है, मान लो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होती है F1 पीढ़ी। कौन सी होती है, F1 पीढ़ी। और देखो मान लेते हैं अपन मेंडल के प्रथम नियम लेते हैं, तो ये कौन सा है, लंबापन, ये कौन सा है, कोनापन। लेकिन F1 में जो पद आए सारे कैसे है, ये है लंबे। इसका मतलब ये वाला लक्षण कैसा है, प्रभावी है, और ये कैसा है, अप्रभावी। यानी जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देते वो होते प्रभावी, जो नहीं दिखाई देते वो कैसे होते, अप्रभावी। जैसे मानव के अंदर एक आनुवांशिक रोग होता है, नर पुरुषों के अंदर जो अप्रभावी, जो कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। अब हाइपरट्राइकोसिस क्या होता है, कानों पर जो बाल आते हैं ना ब्लैक ब्लैक, उस रोग को कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि ये रोग हो रहा है तो इसमें पता नहीं किसमें रोग है या कुछ परेशानी होती है, नहीं, इसलिए अप्रभावी, इसका कोई नुकसान। अब F1 पीढ़ी का क्रॉस इनके जनकों के साथ उल्टा करवाते हैं, इसे कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं, BAC के बैक क्रॉस। यदि मैं इसके आपको इंग्लिश में आप बता सकते थे, यानी इसे कहते, देखो संकर F1 पीढ़ी को बोलते हैं, तो इसके क्या बोलते, इसे बोलते हैं संकर बोलते हैं। संकर पूर्वज यानी जनकों से संकर, तो कौन सा रहेगा, संकर पूर्वज। अब बात आती है सर टेस्ट क्रॉस क्या होती है, तो ध्यान रखना, जब F1 पीढ़ी का संकरण करवाते उसके अप्रभावी जनकों के साथ, इसके साथ में अप्रभावी जनक के साथ में संकरण करवाते हैं, उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ध्यान रखना, ये कौन सा क्रॉस है, ये आपका टेस्ट क्रॉस। और जब F1 पीढ़ी का क्रॉस करवाते हैं प्रभावी जनकों के साथ में, प्रभावी जनक के साथ में करवाते हैं, उसको बोलते हैं आउट क्रॉस। क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस। अगला कौन सा लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है, व्युत्क्रम संकरण बोलते हैं इसे, इंग्लिश में कहते हैं, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्रॉस। अब रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है, इसमें जनक चेंज की जाते हैं, यानी जो पहले नर होता है अगली बार उसको मादा ले देता है, और जो मादा को क्या कहते हैं, नर कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। इसका आंसर कौन सा रहेगा, व्युत्पन्न संक्रम। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का वो क्या है, सर्वग्राही व सर्वदाता रक्त समूह कौन से, यानी ऐसे ब्लड ग्रुप जो क्या करते हैं, यानी सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है, दे नहीं पाए, और कौन सा दाता जो सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर, और यूनिवर्सल क्या है आपके एडोप्टर। अब जो सर्वाधिक ग्राही होता है वो ग्राही आपका AB, और दाता है वो कौन सा है, O, यानी ये सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है, और ये सबको दे सकता है। उसमें भी बात करें, देखो ब्लड ग्रुप की बात करें, रक्त समूह की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी कॉर्ल लैंड स्टीनर ने खोज की थी, और वो थे आपके AB और AB ग्रुप की। और रक्त समूह की खोज की थी डी कोस्टेला ने की थी, डी कोस्टेला ने खोज की थी। ध्यान, अब ऐसे टोटल रक्त समूह 8 प्रकार के होते हैं, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। अब इसमें भी कौन सा, देखो ग्राही कौन सा, AB, लेकिन AB में भी कौन सा, तो AB आपका पॉजिटिव, O के अंदर कौन सा, तो O कौन सा आपका नेगेटिव। ध्यान रखना, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए आप कौन सा किसके पास जाओगे, AB और O के पास में जाओगे। ओके, ये आज के अपने प्रश्न हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपके प्रश्न अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों से आप क्या करना, शेयर करना। किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता देना, आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।